हाँ भैया, होली सेलिब्रेट करके आ गए आप लोग? अभी कुछ लोगों का खुमार नहीं उतरा है ना? चलो ठीक है, आ जाएंगे 2-4 दिन में सभी लोग। क्योंकि 2 साल तो कोरोना रहा, तो गले सही से मिल नहीं पाए। इस बार मौका मिला है तो पूरा, है ना? और आज मंडे है, ट्यूसडे हो सकता है 2-3 दिन में सब लोग सिधौली के रहने वाले हैं। सिधौली के पास गांव है सदरापुर। इधर सिधौली से कितने लोग हैं सीतापुर के? बस। चारों दिशाओं से आए ना लोग, तो अलग अलग। अच्छा, लखनऊ से प्रॉपर कितने लोग हैं जो यहीं रहते हैं? काफी लोग हैं भाई, तो सब लोग शहर वाले ही हैं। चलिए ठीक है। देखिए, दो ही त्योहार अच्छे से मनाए जाते, तो क्या 3 त्योहार है इंडिया में, एक होली, दिवाली, दूसरी रक्षाबंधन। तो इसमें सबसे टॉप पर कौन है? होली। होली के बाद दिवाली का नंबर आता है। तो होली में तो 15 दिन तो जाते ही जाते हैं। आप ना चाहो तब भी लोग आते जाते रहते हैं। तो क्या करें? गुजिया, 1 कुंटल गुजिया खा जाते लोग। गुजिया, पापड़ और कोल्ड ड्रिंक ही चलता है। और जिनको ज्यादा गुजिया अच्छी लगती है, वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, है ना? अभी देखो, इसलिए संभल के खाइएगा भैया। तैयारी भी करना है आपको, क्योंकि धीरे धीरे ना शिक्षक भर्ती की भी सुगबुगाहट आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये पता नहीं सूत्र कहाँ से आ रहे हैं। शपथ ग्रहण हुआ नहीं। अच्छा, इतना ज्यादा सीरियस शपथ ग्रहण से पहले है, शपथ ग्रहण के बाद क्या होगा? और जब चुनाव था, तब मतलब एक भी नहीं निकल रही थी। और चुनाव हो गया है और अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं और डिमोटिवेशन की जरूरत नहीं। देखो, ऐसा है ना, मोटिवेट उनको किया जाता है जैसे सैनिक होते हैं ना, तो मोटिवेट किया जाता है, जाओ जाके वहां गोला दाग दो जा करके। लेकिन जो राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, जो लीडर्स, वो कभी मोटिवेट नहीं, मोटिवेटेड होते हैं। तो आप राजा तो नहीं है, आप क्या है, लीडर्स हैं। तो आपको मतलब एक ऐसा आयाम ढूंढना पड़ेगा कि आप सेल्फ मोटिवेट रहे। छोटी छोटी बातों पर आपको मोटिवेट ना करना पड़े। मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षक भर्ती की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इतना लंबा मोटिवेशन होना चाहिए कि 5 सालों तक आपको कोई इतना तो होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अभी जूनियर का पेपर हुआ था, कुछ बच्चे हमारे कोचिंग्स के बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत कम बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी, या मुझे मतलब अच्छा भी कि, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे थे या सी टेट की तैयारी कर रहे थे या सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आपको सुपर जूनियर में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था। लेकिन दुख हाथ लगा बच्चों को। अब क्या हुआ, कुछ बच्चों का पेपर गलत हुआ ओवर कॉन्फिडेंस में, कुछ का लो कॉन्फिडेंस में, और कुछ ही नहीं था। तो बड़ा वहां पर हमें आश्चर्य हुआ, कई बच्चों का पेपर गड़बड़। अब क्यों गड़बड़ हुआ? मैं तो ये तो कहता हूँ, जंग तो है एक प्रकार की, पेपर देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं तो ना पड़ेगा। अच्छा था। लेकिन जिन बच्चों ने सुपर टेट, सॉरी, जिन बच्चों ने टीटी क्वालिफाई किया था तुरंत, और तुरंत उनकी जिंदगी में शिक्षक भर्ती आई थी, वो जूनियर वाली, तो बताइए कितना बड़ा सौभाग्य आपको मिला था, ये भी समझिए। अब दोबारा कब ये सौभाग्य मिलेगा आपको पता? क्यों प्रेम सिंह, बात सही है कि नहीं? यानी आप लोगों के पास एक बहुत जबरदस्त मौका था, एक ऐसी नौकरी ग्रैब करना कि आप 10 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब कर रहे होते। इतना गजब का था सिस्टम। नहीं हुआ नहीं भैया, हो जाएगा। देखो, होने का बात मत को, तुरंत कुछ नहीं होगा उसमें। है? देखो, ये तो इनका पहले से व्यवस्था थी, ये तो व्यवस्था थी। बात में इसमें समस्या का जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है ना,
एक्चुअली अपने दिमाग से काम नहीं करते, इनको जो नेता लोग गाइड करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो एक तो ये तो इनका पहले से प्रॉब्लम थी, जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तभी बच्चों के लिए नहीं था। मैथ वाले बच्चे सोच रहे थे पता उनका पेपर कैसा आएगा, है ना। तो ये अब एक चीज समझ लीजिएगा, ए भी हिस्सा है इसी का, मतलब आप इसको आप किस्मत मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये भी इसी का हिस्सा है कि आपके साथ कौन सी अनहोनी होगी ना और उसका कौन सा हिस्सेदार होगा इसका भी कुछ पता आता नहीं है। लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। आपका कितना बना था? 72 टोटल? नहीं, इसका बताओ, शिक्षक भर्ती का बताओ, पहले सुपर टेट का बताओ। अब और इधर कितना बन रहा था इधर? ठीक तो है। देखिए एकेडमिक जानते हैं क्या है, एक चीज समझिएगा, आपने कभी चीज देखा होगा कि जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो उसमें एक चीज बताया गया था कि वहां पर एक सेमिनार हुआ तो उन्होंने बताया था आपको टीचर बनना है। तो टीचर बनने का जो फाइनल एग्जाम होगा, जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, तो आपका एकेडमिक देखा जाएगा। तो टीचर बनने की पहली क्वालिफिकेशन ये होती है, मेरी बात सुनिएगा, कि आपका जो एकेडमिक है कम से कम 60% होना चाहिए। तो हायर लेवल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य यहाँ पर है कि आप ये कहेंगे सर 60% छोड़िए, हमने जिस टाइम में पास किया था उसमें गुड सेकंड पास करना भी मुश्किल था, और यहाँ पर 80% नाम हो गया है। तो ये है जो यूपी यूपी बोर्ड और सीबीएसई और इनका जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो इसमें किसी का फायदा और किसी का क्या होगा? हाँ, यस। तो सबका बराबर फायदा करने के लिए गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि एक ऐसा पेपर कराए सिर्फ, इसमें सबका नॉलेज क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो ये जो है, जो ये डाइवर्सिटी है वो क्या है, खत्म की जा सकती। लेकिन इसके लिए ना स्थायित्व तो कुछ नहीं है। अभी भाजपा की सरकार है वो कुछ कर ले, अभी दूसरी सरकार आ जाए तो हम इस सरकार से और तो किसी महीने में ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन यह है कि 5 साल हम इसलिए खुश है कि 5 साल नियम नहीं बदलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जो नियम बने हैं शिक्षक भर्ती के 5 साल तक वही रहेंगे, उसके बाद क्या होगा ये पता। क्योंकि ये जो नियम बदल रहे हैं ना, किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं? सरकार के अकॉर्डिंग। बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप किसका होना चाहिए? बुद्धिजीवियों का, जो कमेटी होती है। लेकिन देश में कोई कमेटी नाम की चीज नहीं है, जैसा नेता आता है। अच्छा, नेताओं का भी क्या है, अब योगी आदित्य जी को अगर शिक्षा से संबंधित चीजें बताया जाए तो उनको बुलडोजर से मतलब है यार, शिक्षा से उनको क्या मतलब है? उनको जब उनके राजनेता नहीं बल्कि उनके जब आईएएस ऑफिसर अच्छे शिक्षा विजन को गाइड करेंगे तभी वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जिस वो परिवेश से आए वहां पर शिक्षा का उनसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। मैं नहीं कहता हूं उनको शिक्षा का महत्व उनको नहीं पता है, लेकिन वो अच्छी नीतियां नहीं बना सकते जो प्रभावी हो, है ना। क्या चीज? राशन की वजह से शिक्षा उन्होंने अच्छी की है इसलिए वो जीत रहे हैं, ठीक है। और उनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिल्ली वगैरह भी जाना पड़ेगा तो ठीक है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं ना कि आप अगर जिस दिन प्राइमरी के टीचर बन गए ना, तो उस दिन आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप अपने आप को छोटा मत समझिएगा, समझ रहे हैं? जैसे आप दिनेश शर्मा को जानते हैं, दिनेश शर्मा क्या है? लेक्चरर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है वो, ठीक है, वो प्रोफेसर है। तो आप भी शिक्षा व्यवस्था में जाकर के कुछ आमूलचूल, एक आदमी आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। केजरीवाल को कोई जानता था? अन्ना हजारे जी के कंधे में बैठ के कैसे गोलियां चलाई इन्होंने, समझ रहे हो ना। इसलिए आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर जो भी व्यवस्थाएं आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? ताकतवर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सामने आना पड़ेगा। हम्म हम्म देखिए, बात ऐसा होता ना कि जो संविधान है, जब सरकार को पूरा अधिकार होता है नीतियां बनाने का, समझ में आ रहा है? तो सरकार ने एक नीति बना दी है, अब वो डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक कोई इसके खिलाफ बेहतरीन लॉजिक ना हो आपका। ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते हैं, आपके पास 1000 लोगों का समूह हो और आप अगर अपना वकील कर पाए और अपना लॉजिक पेश कर पाए, बदला भी जा सकता है। लेकिन वही है, आप समझ सकते हो ना
बी आर अम्बेडकर हुए, गांधी हुए, इन लोगों को देश में अव्यवस्था को हटाकर व्यवस्था लाने कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी होगी, आप समझ सकते हैं ना। कि आप सब कुछ सही चल रहा है, तब आप बताइए इतनी अव्यवस्था है, समझ रहे हो। तो आपको किसी व्यवस्था को या किसी व्यवस्था को व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए ना लड़ाई लड़नी पड़ती। तो अभी आप क्या करिए, अभी आप एकेडमी को सही नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप शिक्षक भर्ती में आप 120 किसी भी हाल में 120 नंबर लाने का प्रयास करिए, आपका गुणांक कितना भी बन रहा हो, सिलेक्शन होगा। तो आपने गुणांक पर फोकस मत करो, आपका 120 गोल्डन होना चाहिए, मैं 120 प्राप्त करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गुणांक कुछ भी बन रहा हो छोड़ दो सब कुछ, इतना। और जिनका थोड़ा बहुत ज्यादा भी गुणांक है उतना तो लाना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लाने के लिए आपको 120 नंबर लाना है। और मैंने आपको बार बार बताया कि सिलेक्शन लेने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं, क्लास ज्वाइन करते रहो, और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो पढ़ते रहो। यहां आते रहोगे, पैसा थोड़ा खर्चा होगा, टाइम होगा, लेकिन रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे। नहीं तो आप ये समझिएगा, एक चीज और है, सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करिए, फॉर्म दुनिया भर के भर दीजिए, कोई है ना, फॉर्म सभी भरिए, एग्जाम सभी दीजिए, लेकिन एक टारगेट करिए। आपको पता है ना, शिक्षक भर्ती का आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर ले तो अन्य एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे अगर करोगे तो शिक्षक भर्ती नहीं क्वालिफाई होगा। इसलिए आप सबको मत दौड़िए। और सुनिएगा, कभी भी आप बैंक के पेपर्स को मत भरिएगा, उसका ऐसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एसएससी आपका नहीं निकलेगा, पहली बता रहा हूं, एसएससी निकलेगा ही नहीं, इसलिए एसएससी निकाला तो वही करिएगा। बाकी ये लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, ये सब आप दे सकते हो साथ में, इसमें कुछ अलग नहीं। रेलवे आप साथ में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं टीजीटी नहीं, टीजीटी के लिए तो आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लो टीजीटी इंग्लिश से दे रहे हैं तो उसमें आपको 7 लेटर पढ़ने पड़ेंगे, तो टीजीटी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। टीजीटी अलग है, ये अलग है, आपको अलग करना पड़ेगा। हाँ 60 हो 10-10। चलिए आइए भाई पढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन जरूरी है, जिन लोगों ने बीएड किया है वो जरूरी टीजीटी को विशेष फोकस करें, बहुत बढ़िया है और आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, अगर 2-2 घंटे अभी आप पढ़ोगे तो आराम से निकल जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। टीजीटी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बीएड किया तो उसका फायदा पूरा मिलना चाहिए। आपको एक टीचर पढ़ाने आया था ना, उनका नाम था क्या, पवन नाम था ना, जो सीडीपी को दिन पढ़ाने आए थे, तो उनका उसमें प्राइमरी में भी हुआ था और उनका उसमें भी हुआ था। तो ये लोग ऐसा नहीं रोज पढ़ते रहते, बस इनका रहता है कि पढ़ना है तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहते हैं। नहीं, काफी लोगों को हुआ है। हाँ, उन्होंने कुछ दिन पढ़ाया था जो है, हाँ उनका बढ़िया था। ये क्या है, इसमें कुछ है नहीं भैया। आप ऐसा करो, अपने पीडीएफ पे आओ जरा, इसमें है नहीं भी। आइए मैं आज लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ जो बच्चे हैं, बाकी फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ सवाल तो लगाया नहीं होगा आप लोगों ने। बताइए कहाँ तक हमें सवाल कराने हैं? मैंने फार्मूले सारे आपको लिखा दिए हैं। एक मिनट, आइए पीडीएफ में आ जाइए, पेज नंबर 39, 28। ओहो, ये सवाल आ गया है। एक्चुअली में ये एसएससी का एक सवाल आ गया था, गलती से आया है, इसको समझ लेते हैं। ये ज्यादा आपके काम का नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, बाकी इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इस सवाल के बारे में। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल। ये पेज नंबर 39 और 28 सवाल है।
किसी का सवाल लगा ये? वो त्रिभुज एपी की वाला ना? अरे भाई इतनी देर में तो खुली है पीडीएफ। आप आइए पेज नंबर आई 39 पे। ये लिखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू क्रमशः बीसी और सी डी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यह त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एपी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल मिल गया सबको? चलिए, ये क्या हो रहा है भाई? आप ऐसा करिए, सवाल लिखिए। एक समांतर चतुर्भुज है आपका। ए बी सी और ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, पी क्यू क्रमशः बीसी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो देखो बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया? पी। और सी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, जैसे मान लो ये डायगोनल आप खींच दो यहां से, ये वाला, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये पूरा 12 हो गया। तो इधर भी कितना होगा? तो पूरा अगर हम चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल की बात करें तो 12 में कितना आ जाएगा? ठीक है ना? अभी सवाल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों करता है ना, जैसे मान लो इसका मध्य बिंदु आपने ले लिया। अब ये बता रहे हैं आपसे, आपसे ये ट्रायंगल पूछा है इन्होंने। ठीक, ट्रायंगल कौन सा पूछा आपसे? ट्रायंगल ए पी और क्या पूछा है? एक्चुअली में ये एसएससी में कम से कम 5 से 6 बार सवाल आया, स्पेशली मेंस में 3 बार आया। तो मैं कुछ और बना रहा था, वो सवाल आ गया। हालांकि आपके लेवल का ये सवाल नहीं है, फिर भी आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है इस सवाल को। इसमें एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम कैसे सेट होती है। हालांकि इसको पूरा प्रूव करने में, अलग निकालने में 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, 4 बार करना पड़ेगा। ये निकालने के लिए पूरा का ना पूरा आपको निकालना पड़ेगा। पूरा निकालने के बाद ये निकाल के इसमें क्या करना, हटाना पड़ता है, जो के लिए आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मैंने इसके लिए एक कंसेप्ट बनाया था, जो मैं एसएससी वालों को पढ़ा रहा था। तो आप समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करिएगा, त्रिभुज एपी का निकालना है। तो ये आता है 3/8 त्रिभुज, सॉरी 3/8 गुणे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, बस। तो इसका आ जाएगा 3/8, किसका 3/8? पूरे का। तो पूरा कितना है? 24। गुणा कर लो, कितनी बात? 3 3 गुणे 3 कितना आएगा? अगर पूरा करना है तो पूरा ऐसे करना पड़ेगा, और पूरे में भी प्रॉब्लम है, पूरे में भी हमें एज्यूम ही करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी सवाल होता है। तो कभी भी अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ही हो जाएगा, मिड पॉइंट से मिला करके, चाहे तो इधर के मिड पॉइंट हो चाहे इधर के पॉइंट हो। वो मिड पॉइंट से जब बनेगा एपी क्यू, कुछ भी बने, तो मिड पॉइंट से जब ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितने बटे 8 होता है? 3 बटे कितना होता है?
इस सवाल को आप ऐसे रखना, बाकी आपके एग्जाम में कभी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ये रखना नहीं था लेकिन ये आ गया था। बाकी और बताइए, आपको कोई और सवाल पूछना हो, चतुर्भुज में कोई और हो बताओ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जीके भी लिख लेना। और बता दो अगर किसी का कोई सवाल हो जल्दी से। मुझे सारे फार्मूले लिख गए थे आप लोगों के, सारे फार्मूले लिख गए हो गए थे ना शायद, फार्मूले तो हो गए हैं शायद, कौन तक पहुंच गए थे हम लोग। और बताइए सवाल, जो जो आपका नहीं आया क्वेश्चन होता है वही मैं करवा दूं, या जो आप ना लगा पाए। अरे थोड़ा ऊपर देखिए आकर के, वो लग नहीं रही, पीडीएफ ओपन हो रही उसके बाद पता नहीं लग नहीं रही, देखो आगे। जल्दी पूछो फटाफट, जो जो आपका सवाल ना आया हो। और सुनो, ये जो क्वेश्चन नंबर है कहां से, ये जो सवाल नंबर 44 है, 44, 45, 46, इस तरीके जो सवाल हैं आप जरूर लगाया करो। यानी एक आकृति को जब दूसरे आकृति के साथ रिलेट किया जाता है, जैसे एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ये छोटे छोटे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए आप लोग लगा के बताओ इसमें कितना आंसर आएगा। पेज नंबर 44 पे आओ। अच्छा, न्यू बैच, टेलीग्राम जरा इन लोगों को ज्वाइन करवा दो, जो लोग नए बच्चे आते हैं ना, टेलीग्राम बता दिया अगर ज्वाइन कर लिया, अगर पीडीएफ उसी पर है ना। ये नहीं समझ में आ रहा है। सवाल आ गया जिन लोगों का ये सवाल लग गया है। तो इधर कितने लोग फर्स्ट टाइम आए, मतलब ट्रायंगल के बारे में जानती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जानती हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है आप जानती हैं, बोलो। समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ा कभी, मैथ्स पढ़ी है आपने, नहीं पढ़ी, 10 तक पढ़ी है ना, और आपने 8 तक पढ़ी है, और आपने, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समान होती, ठीक। इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, भूल गए हो क्या। पेज नंबर कौन सा था भाई, इसका पेज नंबर कुछ दूसरे चल रहा है। ये है सवाल ना, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं। तो देखो ध्यान से, जितना सवाल बोल रहा है उतना काम करो। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, तो एक ही बना लो, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया हुआ। और इसी के ऊपर क्या बना है, बाहु त्रिभुज बना दो, अलग क्यों बनाओगे, बस खत्म। तो इसकी भुजा अगर ए है तो सारी वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो अगर इसका बेस ये है तो इसकी भी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी। और इस पे दो सवाल, एक परिमाप वाला भी इसका सवाल बनता है ना, तो परिमाप अगर, अच्छा इस आकृति का अगर आपको परिमाप तो बाद में बताइएगा, पहले अपना सवाल बताइए। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाएगा तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भैया आप ये बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, और इसका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4। तो बस इसका भी तो भुजा तो ए स्क्वायर होगा, और अभी ए स्क्वायर से क्या घट गया, ए स्क्वायर, तो इधर 4 आ जाएगा, 4 √ कितना आ जाएगा, बस खत्म। समझ में आई बात की नहीं आई बताओ। वर्ग का एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा ए है तो इसका कितना हो गया, ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का
स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो इसकी भुजा भी a है तो a², तो a² से a² कट गया, 4 कितना आ गया 3। एक सवाल अभी कहीं पूछा गया लेटेस्ट एग्जाम में, या कई बार ये पूछा जाता है, अगर ऐसी कोई आकृति है जिसका पेरीमीटर बताओ कितना होगा। पेरीमीटर मतलब परिक्रमा करना, अगर ऐसा कोई मंदिर हो को परिक्रमा करना तो कैसे, यहां से 1a, 2a, 3a, 4a, 5a और 1, बस यही परिक्रमा गड़बड़ हो गई और ये देवता हो जाएंगे नाराज की परिक्रमा बार बार करोगी, हमारे ऊपर परिक्रमा करने लगोगे। बीच में कभी परिक्रमा मतलब परिक्रमा बाउंड्री पर की जाती है, कहां की जाती है, बाहर बाहर। इसीलिए 1a, 2a, 3a, 4a और ये, बस गणित इतना ही कठिन है, इतने सरल है। 6 तो आपको समझ में आ रहा है ना, बस 5 ही होगा आंसर, बस इतना ही दूर हो आप, गणित से दूर नहीं हो। बस ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो आपको परिक्रमा करना है, अंदर वाली चीज मतलब नहीं है। और आपने देखा होगा ये कई बार ऐसा सवाल, जैसे आपने देखा होगा ऐसे सवाल, बेसिक सवाल ऐसे होते हैं, तो इसकी अगर करना है और ये सब 2-2 सेंटीमीटर है, तो आप काउंट कर लो, एक यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो यहां पर कितना है 11 12 13 14 15, तो 15 दूनी कितना हो गया। अब बीच में मत गिरने लगा, परिक्रमा कर रहे हो, यहां नहीं दौड़ना है आपको ये वाले। तो ठीक है, ये सवाल हो गया। अब ये आप करिएगा, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप ऐसे कर लेना इस सवाल को, ठीक। इसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ये आप अपने आप करेंगे सवाल, ठीक है, आप करिएगा, ना है तो मुझे बताना। ये थोड़ा वर्ग वाला है, तो ये मैं आपको भी जब आपको मैं वो पढ़ा देता हूं तो बता दूंगा। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, ये थोड़ा सा जितना आपने पढ़ा है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती में ये सवाल आया था, इस तरीके का सवाल, समषटभुज रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका एरिया होता है। तो आओ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। समषटभुज, इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, इसलिए इसको रेगुलर हेक्सागोन बोला जाता है। इसकी खास बात क्या समझिएगा, अगर इसकी 6 भुजाएं बराबर है, अगर इसके डायगोनल बना दो, सारे के सारे इसके डायगोनल खींच दो, तो पूरा का पूरी आकृति, पूरी की पूरी आकृति 6 बराबर सम बहुभुजों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर है ना भाई, कितने त्रिभुज हुए, 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे समबाहु यानी सारे के सारे आपस में क्या है। इसीलिए कभी भी सम बहुभुज या इसको क्या है सम षटभुज, दोनों बातें, तो कभी सम षटभुज का या सम बहुभुज का या रेगुलर हेक्सागोन का आपसे एरिया पूछा जाए, जो इन्होंने पूछा है एरिया कितना होता है, तो अगर एरिया पूछा जाए तो आप बताओ, एक समबाहु त्रिभुज 3/, तो गुणा किससे कर दो, ये हो जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4a², इसमें 6, तो 6 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे बस। अब आप 2 से काटो, कितनी बार काटोगे, 3 बार, और 2 से कितनी बार, आप अगर यहां ध्यान से देखो तो आया कितना, 3√3 बटे कितना 2a², किस ऑप्शन में आ रहा है, ऐसा तो किसी नहीं आ रहा है, ऐसा तो किसी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जानते उन्होंने क्या किया है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि जब नीचे रूट होता है तभी उस नंबर का रेशनलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ ऊपर जो नंबर रूट है ना, इस रूट को हटा रहे हैं ऊपर से। तो यस, इसका मतलब क्या है, आपको तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, बस आपका आंसर मिल जाएगा, गुणा। तो √3 कितना होगा, 3 हुआ ना, और 3 गुणे 3 कितना होता है 9,
ऊपर कितना है ए स्क्वायर, अपान में कितना 2√, अब किस ऑप्शन में मिला 3 ऑप्शन में ना। कुछ बात समझ में आई आपको? यानी रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर नीचे रूट है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर सकते हैं, अगर ऊपर है तो ऊपर से भी कर सकते हैं। ये है तरीका। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम में पता ना, जैसे इस एग्जामिनर ने ये सवाल दिया, हालांकि सवाल एग्जाम में कम पूछा जाता है, तो एग्जामिनर ने इस सवाल को ऐसे दिया होगा कि बच्चा इस क्वेश्चन को कम पढ़ता है, ये छुपा हुआ सवाल रहता है, बुक्स में भी नहीं दिया रहता है ये, इसलिए छोटी छोटी चीजों को भी थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना। तो बताओ ये बात समझ में आ गई आपको? तो रेगुलर हेक्सागन को कैसे याद रखोगे, एक रेगुलर हेक्सागोन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इसलिए फार्मूला बनता है ये 6 गुणे √3/4 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, अच्छा ये है वो क्या कहते हैं, एक हुए थे यूलर, ये यूलर्स फार्मूला पर बेस्ड है, इस पर हालांकि ये सवाल जूनियर टीटी में पूछा गया एक बार, तो मैं आपको यहां पर करा देता हूं। एक ठोस के 12 कोने 30 किनारे और उसके कितने तो उसके कितने सतह होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई हम 3D फिगर बनाते हैं तो यूलर साहब ने कहा था, यूलर साहब ने एक विशेष रिलेशन दिया था, उस रिलेशन या उस फार्मूले का नाम है यूलर्स फार्मूला। क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने फार्मूला दिया था, ये किसका फार्मूला है, यूलर्स का। अब ये यूलर साहब ने क्या, यहां पर क्या था, एक मिनट ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा भाई, ये एफ है, क्या ये एफ, एफ प्लस बी माइनस ई बराबर कितना होता है 2। तो मीन्स क्या है यहां पर फेसेस, यानी इसको आप हिंदी में फलक लिख सकते हो, सरफेस, फेसेस, फलक, सतह लिख सकते हो। बी फार क्या होता है, वर्टिसेस, यानी कि शीर्ष, और ई फार क्या होता है, एजेस, यानी कि किनारे। तो यूलर ने यह बताया किसी 3D आकृति में अगर फेस यानी एफ और उसके वर्टिसेस यानी शीर्ष को जोड़ दो और उसमें से ई यानी किनारे जोड़ दो, उसका रिजल्ट कितना आता है 2 आता है। अब इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, जैसे फार्मूला बनाना हो ए प्लस बी बराबर ई प्लस क्या लिख सकते हो, तो मेन आप इसको याद रखना। अब इस सवाल को आप लगाइएगा तो इस फार्मूले को थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, इसको याद रखना। अब आप इस सवाल का आंसर करिए, जल्दी से बताइए कितना आएगा, 20 आएगा ना। एक ठोस के 12 कोने हैं तो उसके कितने सतह है, तो आपको बताना क्या है, एफ बताना है, एफ बताना, एफ प्लस 12 कोने और 30 किनारे हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर 12 रखोगे, कोने मतलब क्या रखोगे, बी के देखो क्या रखोगे 12 माइनस कितना 30 बराबर कितना, बस एफ निकालना है। तो इधर 2 प्लस कितना 30 माइनस कितना 12, तो 32, और 32 में से 12 का कितना बचा, ये यूलर्स फार्मूला है, इस पर ऐसा सवाल बनता है। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। धनाभ के कुछ सवाल आपने लगाए थे नहीं लगाए थे उस दिन, जल्दी जल्दी बताओ। धन के फलक कितने होते हैं,
सरफेस कितने होते हैं? अरे मिठाई ज्यादा खा ली क्या है? कितने सरफेस होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? हिंदी बोल रहे हैं, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? विकर्ण कितना होता है? इसका मतलब जैसे उस दिन लिखाया था ना, उसके बाद कॉपी खुली नहीं है कोई। ए अंडर रूट कितना होता है? 3। एक फलक का विकर्ण कितना होता है? ए अंडर रूट 2। तेरे कितना होता है? 4a²। टोटल सरफेस एरिया कितना? 6a। वॉल्यूम कितना? a³ होता है। बस इतनी चीजें हैं इसमें। तो बताओ जल्दी से इसका सवाल लगा के। एक घनाकार बक्से का आयतन कितना है? 3.3375 मीटर है। तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी है? रोज कहते थे क्या करना, 15 तक क्यूब याद कर लेना। देखो फंस गया है 15 का क्यूब। और एक शिक्षक भर्ती में फंसा तब क्या होगा? 15 तक क्यूब आने चाहिए। 16 का मत याद करना, लेकिन 15 जरूर आने चाहिए। हालांकि मैंने क्यूब रूट भी आपको निकालना बताया। क्यूब रूट निकालना दुनिया का सबसे सरल काम है, इसको निकालिए। आयतन मतलब क्या भैया? वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या है? कितना दिया है हमको? तो 3375 दिख रहा है। पॉइंट कौन पढ़ेगा? अब हमें निकालना है इसका क्या है कि भुजा क्या है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? इसको क्यूब रूट निकाल लो, यही तो होता है। तो रहेगा दशमलव क्यों गायब कर दिया आपने? लो, जब किसी नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है तो उसके पेयर कैसे बनाए जाते? पहला पेयर 3 का, उसके बाद जो बचेगा उसका पेयर। आप जानते दुनिया में किसी भी नंबर का अगर क्यूब चाहेगा तो इसका ही क्यूब हुआ होगा, है ना? तो यानी इस पूरे 375 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 5। अब ये बताओ बचा कितना है? 3। तो 3 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो? 1 है, तो बस 1 लिख दो। और ये हो गया 15। यहां पर दशमलव का तीसरा स्थान था, तो यहां पर स्थान कौन सा हो जाएगा? 1। इसलिए भुजा कितनी आ गई? 1.5 आ गई। 1.5 आ गई। अच्छा, एक क्यूब रूट आपको निकालना बताते हैं। पहले तो मैं निकाल, हाँ ये वाली पढ़ी है, मैंने बनाया था क्यूब रूट वाली। तो कभी कभी कैलकुलेशन में काम आ जाता है एक्चुअली में, हर सवाल में तो नहीं, लेकिन एक मैं आपको जैसे एक मैंने नंबर लिया है, कैलकुलेटर से निकाला है 91, मान लो 91 100, इसका क्यूब निकालो। इसका क्यूब रूट निकाल, बताओ कितना आएगा? घनमूल कितना आएगा? है? सही बताओ, सही। थोड़ा सा 95 में क्या बात करते हो? बहुत सिंपल है। कितना कठिन क्यों सोच रहे हो? सिंपल सोचो। हम्म क्या बात, सब लोग उसी आंसर के आसपास घूम रहे हो। हम्म अरे हमको ये आपने खाया पिया है होली में, दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। ये 3 निकाल दिया, तो इसका 5 है, कितना होगा? 91 के जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो? यस, 8 नहीं, 64 नहीं, 4 चौकू 16 चौकू 64। 64 ही तो है। 27 नहीं होगा? 27 तो 27 होता है ना, 3 त्रुक 9 तो 27 का 3 आएगा, लेकिन 27 से बड़ा एक कौन सा है? तो 64 है ना, तो 64 का कितना होता है? अब दिक्कत जानते हो क्यों आ रही है ना? हाँ, नहीं, दिक्कत इसलिए आ रही है कि आपने कभी ध्यान से क्यूब पढ़ा ही नहीं। कई लोगों को तो गड़बड़ 64 में भी ये कहां से आया है।
ये एक्चुअल प्रैक्टिस होती है, आपकी गलती नहीं है। आप जब 1 से लेकर 10 तक बार बार पढ़ोगे तो आपको रेंज पता होगी, बस हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ये आप कर लीजिएगा, एक घन का विकर्ण कितना 6√3 सेंटीमीटर है, ये आप अपने आप से कर लीजिएगा, पता है ना। इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा 6 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, डायगोनल बराबर क्या होता है, a√3। तो a√3 कितना, 6√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब भुजा 6 आती है तो इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑलवेज बराबर आते हैं। कितना आता है, बराबर आता है। तो इस सवाल को आप लगाइएगा, हमने भुजा आपको निकाल दी है, तो इसका चलो मैं निकाल देता हूं, सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 6a² होता है ना, तो 6 और ये कितना है 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। दूसरा वॉल्यूम का तरीका बताओ क्या होता है, a³ तो 6 गुणे 6 कितनी बार लिखोगे, तो 200 कितना होगा। अब देखो ये है कितना स्क्वायर और ये कितना है, और आपसे क्या पूछा, इनका अनुपात पूछा। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए दोबारा मत लगाना, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये ऑलवेज क्या होंगे, एक अनुपात कितना होगा। और ये बराबर कहां होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भुजा कब हो, कितनी हो, अगर 6 भुजा होगी तो ये ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑलवेज क्या आते हैं, बराबर आते हैं। और ये अगर आप एसएससी या बैंक या कहीं का सवाल आप उठा के देखें, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपका एग्जामिनर कभी कॉपी करता है वहां से सवाल, तो इसके चांस ज्यादा है पूछे जाने के। चलिए ठीक है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो मैं आपको कराना चाहता हूँ, बाकी आप करिएगा अपने आप से, जल्दी लिखो भाई। कोई घन में किसी को सवाल पूछना है, किसी को घन में सिर्फ बताओ पहले। और एक बात और है, चूंकि आपकी रीजनिंग की क्लास रेगुलर होती है, लगभग लगभग टाइमली होती है ना, और टाइमली का मतलब है कि 15 दिन में, एक सप्ताह में हो ही जाती, तो आप ऐसा करिएगा, तो रीजनिंग वाले सर जिसे आप कह दीजिएगा, हालांकि साल उन्होंने पढ़ाया भी हो, आप घन को पूरा खोलना और पूरा रंगना, 1 फलक 2 फलक 3, ये रीजनिंग का सेक्शन को पूरा पढ़ लीजिएगा, कभी कभी बढ़िया सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। हाँ एक सवाल यहाँ पर भी वो मैं यहाँ बता दूंगा, लेकिन इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे सारे फार्मूले याद नहीं, रीजनिंग का सेक्शन है थोड़ा सा, तो आप गुरु जी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर ना पढ़े वहां पर तो आप बताइएगा, फिर हम देखेंगे उसको। पिछली बार जब एसआई का पेपर हुआ था, तो इससे घन वाले सेक्शन से 4 सवाल आए थे, पजल से 4 सवाल आए थे, तो ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। अब बताओ जरा, मुझे बताओ घन में कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप सवाल करिएगा, ठीक है, जो नाम उसे पूछेगा, ये तो कर लोगे ना। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, अरे सिंपल है, जैसे एक घन बना लो आप, मैं समझा देता हूं पूरा। एक घन है आपका, इसकी भुजा कितनी है, देखो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, तो इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से जो घन काटा जाता है, सुनिएगा, कुछ ऐसा घन है छोटू, इस तरीके से। अब ये बताना है आपको, तो कितना सिंपल सवाल है, इसकी भुजा 5 है, इसकी भुजा कितनी है 1, तो छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्र अनुपात बताओ। तो भैया इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी शेष तो होगा भाई, तो इसका कितना हो जाएगा, यही तो सवाल है बस। अब इसमें करना क्या आपको, 6 से क्या कट गया, तो 5 का कितना होता है 25, और 1 का स्क्वायर 30, अनुपात कितना आ गया
तो इसको तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। इसकी भुजा कितनी थी 5, की भुजा कितनी थी 1, तो एरिया में जो स्क्वायर होता है भुजा का वर्ग हो जाता है, तो स्क्वायर कितना 25 और 1 का कितना हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ है, कुछ उल्टा आ रहा है क्या। अच्छा छोटा वाला पहले लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान देना है ना। खैर यहाँ पर तो आपकी मदद कर रहा है कौन, ऑप्शन। एग्जाम में मदद नहीं करेगा आपकी, तो पहले ऑप्शन लिखा होगा 25:1। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि उसने क्या कहा छोटा पहले रखा है और बड़ा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:। अच्छा अगर आयतनों का अनुपात करें तो कितना होता, क्यूब हो जाता 1:125। हाँ हाँ, तो एक्चुअली में जहां वो आता है कि n-2 n-2 इंटू पावर 3 इसका फार्मूला होता है, और सबके अलग अलग फार्मूले, इसलिए मैंने कहा था इसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर इस सवाल को आपको लगाना तो इसका फार्मूला ही होगा, जो भुजा है ना उसको n लिखो n-2 की पावर कितना। एक सवाल इसमें भी ऐसा, एक सवाल यहां पर भी तो है, ये सवाल ऐसा लगे। अगर आपसे पूछा है रंगहीन फलकों की संख्या तो ये आ जाएगा। क्या चीज, हाँ ये रंगहीन वाला है, रंगहीन फलकों की संख्या। तो इसलिए मैंने कहा था ये रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा जब भी आपकी क्लास हो। अरे इसको तो कर लोगे ना, कुछ बोला करो भाई। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, 6a स्क्वायर लगाना, यहां से भुजा निकल आएगी। बताओ ध्यान से, आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा 3:4। क्षेत्रफलों का अनुपात, अब इसका स्क्वायर करो कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको डिटेल में ऐसे लगाते हैं, देखो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब में। ये 27 अनुपात कितना है 64। तो जो इसकी जो भुजा होगी साइड, साइड वो मीटर में होती है, तो m क्यूब से घनमूल मीटर हो गया, तो 27 का घनमूल कितना 3 और 64 का 4। अब आपको निकालना एरिया, तो एरिया आप यहां से निकालोगे, यहां से स्क्वायर करोगे, तो ये होता है मीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 अनुपात कितना आएगा। देखो जो लोग भी पहली बार आए ना वो लोग अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, जब आपका बैच स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग जब आप पढ़ेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये मुझे लग रहा है कि अभी आप ऑफिस में पता करना, मुझे लग रहा है यही शायद, अब मेरा तो स्टार्ट हो जाएगा अभी, ये शायद इसमें एक क्लास रह गई है, इसके बाद हमारा तो नया स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आपको शायद औसत पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गया भैया। एक सवाल मुझे आपसे पूछना था जरा, क्या ये आप सवाल लगाइएगा। अच्छा वहां क्लास है हमारी, ये क्वेश्चंस आप लगाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पेशली ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप जल्दी से बता दो मुझे 20 सेकंड में, अगर आप में से कोई बता दे इस सवाल को, 20 सेकंड टाइम है, छोड़ दे ना, ट्रिक्स नहीं गलत है, 6 गलत है। चलिए ठीक है, ये स्पेशल सवाल है आपके लिए, आप लगा के लाइएगा। ठीक है, 6 आंसर नहीं आएगा, बाकी आप बताइएगा। टाइम हो गया, वहां हमारी क्लास है, और आप कोशिश करिएगा जितने ज्यादा आप सवाल लगा लाएं। कल इसको हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करें, कल के बाद शायद इसको ना पढ़ाएं, जितना हो सके कल मेहनत करके आना, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा। राइट भाई, इतना करके आइएगा।